नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीवी कैफे। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान पुण्येंदु जी, अखिलेश सर, शादाब सर, बाबा, विचित सर, सुमित सर, आप सभी का स्वागत है। कई दिनों बाद मेरी वापसी हुई है तो मैं जनता से बोलूँगा कि मेरा मुबारकबाद, सॉरी क्या करी, मुबारकबाद नहीं, आपका वेलकम है, सुस्वागतम। उम्मीद करते हैं कि आपकी दीपावली, आपका भाई दूज, आपकी गोवर्धन पूजा अच्छी रही होगी। हाँ सर। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ सर, एकदम मस्त है। आवाज आपकी कुछ बैठी बैठी लग रही है, सर्दी जुकाम हो गया है लगता है। सबको हुआ है, कह रहे हैं कि सबको, हमको नहीं हुआ है। नहीं, मतलब बताया जा रहा है कि फ्लू चल रहा है, फ्लू चल रहा है। अच्छा। तो मुद्दा ये है महाराष्ट्र चुनाव पे, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। झारखंड और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और महाराष्ट्र में एमआईएम की बात हो रही बाबा, क्योंकि वो इस बार वो कम सीटों पर लड़ रहे हैं। और बताया जा रहा था कि कुछ 60-60 की बात है, समाजवादी पार्टी वहाँ चली गई तो मुस्लिम वोट का भी एक एमबीए चाहता है कि भाई उसकी सीट, उसके साथ जो मुस्लिम वोट है वो इंटैक्ट रहे, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ भी खटपट शुरू हुई थी। 2 सीट दे रही है लेकिन वो लड़ रहे हैं 8 पे। एमआईएम भी कम पे आ गया, पहले वहाँ सांसद भी थे। एमआईएम एक बड़ा फैक्टर है क्या आपको लगता है महाराष्ट्र चुनाव में? क्योंकि पहले वो एक बार सांसद भी जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंस था उनका, लेकिन इस बार नहीं है। देखिए, एआईएमआईएम जो है वो आप सांसद उनका औरंगाबाद से जीता था, और औरंगाबाद की यदि आप पॉपुलेशन के अनुसार देखें तो केवल औरंगाबाद शहर में करीब 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और करीब 15% जो है वो दलित आबादी है। जिस वक्त इम्तियाज़ जलील जीते थे उस वक्त उनका जो है वंचित अघाड़ी के साथ अलायंस होता था, समझ गए, और इसलिए जीते थे। और दूसरी बार जब जीते थे तब हुआ क्या था कि शिवसेना और बीजेपी दोनों ने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, दोनों को 20-20% मिले थे, और इम्तियाज़ जलील 32% वोट पा करके दूसरी बार सांसद बन गए थे। तो ये 2 ही बार सांसद बने हैं वहाँ से। अभी जो है ओवैसी साहब 44 सीटें पिछली बार खड़ी करी थी, उसके पहले 22 सीटें 2014 में खड़ी करी थी। इस बार जो है 16 सीटें खड़ी करी है, लेकिन 16 में इस बार भी उन्होंने उसी कम्बिनेशन को रखने की कोशिश की है। इस 16 में से 4 जो हैं वो दलित कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं। 2 सीट उनकी अपनी सीट है, जो मालेगांव की सीट उनकी अपनी होती है, और एक और धूले की सीट है, समझ गए। तो ये उनके अपने 2 विधायक हैं, और 4 जगह पे वो सेकंड नंबर पे आए थे। औरंगाबाद की 2 सीट है, वायखला की सीट है, सोलापुर सिटी की सीट है। तो यहाँ पे वो सेकंड पे आए थे। तो इतनी सीटें वो चाहते थे किसी गठबंधन में उनकी गोटी फिट हो जाए, लेकिन कांग्रेस एमबीए की तरफ से कहा गया कि यदि इनको साथ लोगे तो हिंदू वोटरों पे असर पड़ता है। लेकिन इस बार ओवैसी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस बार उनका मुकाबला एमवीए से नहीं है, उनके मुकाबले एक समाजवादी पार्टी आके खड़ी हो गई है। हाँ। समझ गए, उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी और वो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, उन जैसे पार्टियों से लड़के अपना अस्तित्व बचाना है, समझ गए। यदि एमबीए से बात करें तो जिन 16 सीटें उन्होंने खड़ी की हैं, एमबीए के खिलाफ केवल 4 सीट है अघाड़ी के खिलाफ। तो ये कहना गलत होगा कि वो अघाड़ी का कोई ज़्यादा नुकसान करेंगे, वो अघाड़ी का ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। अब देखिए, अबू आज़मी के खिलाफ जो है मानखुर्द में जो है वो समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, मतलब वही है। तो उसके बदले में क्या क्या कि जो समाजवादी उसके खिलाफ एआईएमआईएम ने कैंडिडेट किया, तो इम्तियाज़ जलील जो लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने खड़ा कर दिया। तो ये जो मुस्लिम वोटों का दावा करने वाली ये जो 2 पार्टियां हैं ना, इनके बीच की लड़ाई है इस बार। इनके दोनों के अस्तित्व की लड़ाई है कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी लेके आती है, उनके ज़्यादा विधायक आते हैं, या फिर ओवैसी के आते हैं। दूसरा, ओवैसी को लगता है कि इतने मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में यदि उनको 2 तो विधायक हैं ही, यदि वो 5 भी पहुंच जाते हैं तो उनको लगता है कि वो शायद कहीं ना कहीं गोटी फिट करने वाली स्थिति में होंगी। यही चीज़ समाजवादी भी सोच रही है, इसलिए वो 8 तो उसके वो कह रही है 9 सीटों पर लड़ रही है। वो थोड़ा घालमेल अभी भी है। तो ये जो है इस बार की राजनीति जो है वो तय कर देगा महाराष्ट्र की राजनीति। एक तरह से ओवैसी का भी एक तरह से जो पूरे देश भर में हर जगह चुनाव लड़ने का उनका हुआ होता है, वो उसकी भी सच्चाई का पता चल जाएगा। और साथ में अखिलेश जो कि जानबूझ करके महाराष्ट्र गए थे, उनकी काट के रूप में उभरने के लिए उनकी हैसियत का भी पता चल। विचित सर, हाँ, एक चीज़ बोलना चाह रहा था बीच में। सॉरी विचित जी, आपको जाना है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, जल्दी नहीं होता। मैं बोल सकता हूँ। 4 मुस्लिम उतारे हैं ओवैसी, 12 मुस्लिम, 4 दलित उतारे हैं। पिछली बार उनके 2 सिटिंग विधायक थे, इस बार वो 16 सीटों पे लड़ रहे हैं। पिछली बार वो 44 पे लड़े थे। तो कहानी ये है कि क्यों कम सीटों पे लड़ रहे हैं,
क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की प्रचार या उनकी पार्टी का जो रुतबा है वो महाराष्ट्र में कम हो गया है? क्योंकि ये कहा गया कि हैदराबाद और तेलंगाना के बाद सबसे अधिक कहीं मजबूत है तो वो महाराष्ट्र में और बिहार में, जहां वो चुनाव लड़े थे जाके पिछली बार विधानसभा में, और अच्छे खासे पांच विधायक उनके आए भी थे। तो उससे ज्यादा उन्होंने आरजेडी का खेल बिगाड़ा था। लेकिन बाद में आरजेडी सब शामिल भी हो गए थे। 5 विधायक हाँ तो शामिल। अब मैं यही कहना चाहता कि ये जो आपने बड़ा टॉपिक लिया है ना, ओवैसी साहब, उनकी राजनीति का प्लान क्या है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इन चुनावों के बाद, मतलब 23 नवंबर को जो परिणाम आएंगे, तो मैं ये देखना चाहता हूँ जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर जब से वो हैदराबाद से बाहर निकल के चुनाव लड़ने लगे कि वो बीजेपी की बी टीम है या नहीं है। अगर त्रिशंकु विधानसभा महाराष्ट्र में आती है तो क्या वो महायुति को सपोर्ट कर सकते हैं? क्या वो बीजेपी लेड गठबंधन के पीछे जा सकते हैं नोइंगली अननोइंगली? या आजकल तो बड़ा स्मार्टली हो गया है ना कि विधानसभा में आप एब्सटेन कर जाओ, अपनी संख्या को आप गायब कर दो, तो वो भी एक तरीके से इनडायरेक्ट सपोर्ट हो जाता है। तो जो ठप्पा उन पर लगा हुआ है कि बीजेपी के लिए काम करते हैं, और ये ठप्पा कांग्रेसियों ने लगाया उन पे, ये ठप्पा उनके जो दूसरे विरोधी हैं, जो बीजेपी के भी विरोधी हैं और जो ओवैसी साहब के भी विरोधी हैं, उन्होंने ये उन पे ठप्पा लगा दिया कि ये जो है बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि जहाँ ये लड़ने जाते हैं वहाँ ये बीजेपी को फ़ायदा कर देते हैं और बीजेपी के विरोधियों का नुकसान कर देते हैं। तो ये परीक्षा है असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि जो आर्टिकल अखबारों में छपा है उसमें कहा गया कि हम इसलिए कम सीटों पे लड़ रहे हैं, 44 से घटकर 16 पर आए, और बाकायदा कोर्ट है जलील साहब का जो कि सांसद रहे और अब अभी चुनाव हारे हैं औरंगाबाद से लोकसभा का, और अब वो विधानसभा लड़ रहे हैं औरंगाबाद की किसी एक सीट से, वहाँ की 3-4 सीटों में से किसी एक पर, शहर की सीट से। और वो ये कह रहे हैं कि हम कम सीटों पर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहते हैं कि हम कम पे लड़ेंगे तो ज़्यादा विधायक जीत कर आएंगे, हम कॉन्सेंट्रेटेड लड़ाई लड़ना चाहते हैं ताकि 44 जगह पे फोकस करने की बजाय 16 पर फोकस करें, और 16 में से 3, 4, 5 जो भी हम जीते तो नई सरकार जो बने, जिसकी त्रिशंकु विधानसभा की आसार कई लोग कह रहे हैं, बार बार इस तरह की बातें आ रही हैं, तो ऐसे में हम लोग किंग मेकर हो जाएंगे, हम लोग की प्लेयर हो जाएंगे। तो अब मैं अगर है नहीं, मोहम्मद जलील साहब हमारी पेशे से निकल कर वहाँ पहुँचे हैं, जर्नलिस्ट रहे, अगर होते तो मैं उनसे पूछता सामने बैठा के कि ये बात तय कर दो कि अगर सीट संख्या बीजेपी की 3 कम आई और आपकी 3 आपके पास है, तो आप क्या महायुति के साथ जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार जब उद्धव ठाकरे की सरकार बचाने की बात आई थी तो सुप्रिया सुले ने ओवैसी से, असदुद्दीन ओवैसी से बात किया था, और उन्होंने कहा था कि हमारे 2 विधायक आपके साथ हैं। बाबा आपने अघाड़ी के साथ तो हो सकते हैं, हाँ अघाड़ी के साथ युति के साथ जाएंगे। नहीं बाबा, आपने ये कहा कि जिन सीटों पर के ओवैसी लड़ा रहे हैं अपने उम्मीदवार 16, उसमें से 12 सीटें हैं जो एमबीए की नहीं है। हाँ, नहीं। अच्छा, अब मैं इसी से बात शुरू करता हूँ। ओवैसी अपनी पहचान क्या बताते हैं? वो अक्सर अपने पर ही चुटकी लेते हैं कि मैं राजनीति की लैला हूँ। हाँ, सॉरी, लैला। हाँ, राजनीति की लैला कहते हैं। तो लैला हूँ, और लैला को लेकर के मिर्जा गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि होता है शबे रोज तमाशा मेरे आगे, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। तो जब भी वो बीजेपी पर सवाल उठाते हैं तो उनके विरोधी जो सेकुलर खेमे के हैं वो ये बात जरूर करते हैं कि मजनू को बुरा लैला कह रही है, लेकिन वो अंदर खाने उसी से मिली हुई है। ये तो हुई एक बात, और ये राजनीति इसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। क्यों दिख रही है? कि ओवैसी का जो वोट खींचने वाली क्षमता थी वो उनके साथ दिक्कत ये है कि वो बहुत सीमित है। वो कह रहे हैं कि हम दलित और ये मुस्लिम इन दोनों को ही मिला करके लड़ेंगे। कल ही हम लोगों ने जब जरांगे पर चर्चा की और जरांगे ने कहा कि आप एक कास्ट के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते। मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊं तो कह सकते हैं कि आप 2 कास्ट पर भी चुनाव नहीं जीत सकते। बिहार में एक ज़माने में लालू यादव ने कहा कि माई इज़ माई बेस, लेकिन माई इज़ माई बेस का मतलब सिर्फ माई नहीं था, मुसलमान और यादव ही नहीं थे। उस समय पूरा पिछड़ा बिहार का, यहाँ तक कि कुर्मी को छोड़ करके जो नीतीश कुमार की जाति है, कोयरी तक, ये सब लालू यादव के साथ थे। सवर्णों में राजपूत थे, दलितों में रविदास को छोड़ दें और पासवान को, तो जो मुशहर है जिस मांझी आते हैं, ये सब खुल करके उनके साथ थे। तो जब आप प्रचंड जीत चाहते हैं तो आपको 1 या 2 नहीं, 1-2 को छोड़कर बाकी जातियों का वोट या कौम या समुदाय का वोट चाहिए होता है।
ये बात जरूर है जो उन्होंने, उनके पूर्व सांसद ने ये बात कही कि हम स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो स्ट्राइक रेट इसलिए हो सकता है कि उन्होंने जिन 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात की है वहां पर 25% से ज़्यादा मुसलमान, सॉरी 22 हमने गलत कर दिया, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। जिन मुस्लिम 12 सीटों पर वहाँ 25% से ज़्यादा वोट हैं, तो उनको लगता है कि वो 25% और दलित वोट 12-13%। लेकिन गणित इस तरह से नहीं बैठता है। इस तरह से अगर बैठे तो सारे दल ही 288 में से कम 200 से ऊपर सीटें पाएंगे, और ऐसा होगा नहीं। और इसीलिए कि देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता को भी ये चुनाव से पहले ही कहना पड़ गया था कि हमें बहुमत तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरेंगे, सहयोगियों के बल पर सरकार बनाएंगे। अब ये है कि ये करेंगे क्या? ओवैसी क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? ओवैसी बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ जाना उनका वैसे ही है जैसे किसी विजातीय पदार्थ को ग्रहण कर लेना, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। वो उनकी राजनीति के लिए एक तरह से देखें तो राजनीतिक आत्महत्या जैसी स्थिति होगी बीजेपी के साथ उनका जाना। बीजेपी के साथ क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की राजनीति का सबसे मूल हिंदुत्व है, सेकुलरिज्म की बात करते हुए, सेकुलरिज्म का मतलब कि भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म एक तरह से अंतर्निहित है, उसी तरह से ओवैसी की राजनीति में भी वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम उसका मूल है। इसीलिए वो हिजाब जैसे सवाल पर भी लिबरल अप्रोच उनका नहीं होता। तो इसीलिए वो बीजेपी के साथ तो नहीं लगता कि जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि उनको लगा होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह सफाया हो गया और जिस तरह विपक्ष है, विपक्ष का मतलब बीजेपी के अलावा जो सेक्युलर खेमा है, वो यह ध्वनि पैदा करने में कामयाब रही लोगों के बीच कि ये वोट काटने वाले हैं और ये बीजेपी की मदद करने वाले हैं। हमें लगता है कि अब उससे बाहर निकलने की एक जद्दोजहद ओवैसी की चल रही होगी। वोट कटवा उनका एक तगमा पड़ गया है, जहाँ भी जाते सब वोट कटवा ही कहते हैं। सर एक बात जो कह रहे हैं ना कि ओवैसी के लिए भी तो खुद को लिटमस टेस्ट है, उनके लिए भी टेस्ट है, समाजवादी पार्टी के लिए टेस्ट है, उसी तरीके से शिवसेना के लिए टेस्ट है, एनसीपी के लिए। ये चुनाव है कि सिर्फ का सबका टेस्ट ही हो रहा है इस चुनाव में? नहीं, ये तो महाराष्ट्र है तो वहाँ हर चीज़ महा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि तो वहाँ पर ये महा टेस्ट भी और महा कन्फ्यूज़न भी है, क्योंकि जो पिछली बार साथ में थे वो पार्टियां उनके दो टुकड़े हो गए। उसमें से कितने लड़ रहे हैं जो पिछली बार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे वो आज एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। तो टोटल को मिलाकर मतलब पूरा आप समझ सकते हैं कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है वहाँ पर महाराष्ट्र में। लेकिन जो मुद्दा हमारा है ओवैसी, उस पर हम आते हैं। तो पहली बात तो मुझे जो लग रही है कि 16 उम्मीदवार केवल उतार करके ओवैसी ने इस बात को पुष्ट कर दिया कि उनकी जो ताकत है वो घट रही है। यानी जो उनकी 5 साल पहले महत्वाकांक्षा हुआ करती थी कि अगर ठीक है देश में एक हिंदुत्व का उभार है तो उसकी काट में इस्लाम की या मुस्लिम परस्ती करके अपनी एक अलग ताकत बना सकता हूँ, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर सकता हूँ, तो वो उनके मंसूबे कामयाब होते नहीं दिख रहे। तात्कालिक सफलता उनको मिली, बिहार की हम अगर बात करें तो वहाँ पर उनको मिली, लेकिन जो हश्र हुआ और जो बात अभी कुछ देर पहले हमारे साथी कह भी रहे थे कि वो किंग मेकर बनना चाहते हैं, 5 सीटें ला करके बनना चाहते हैं, तो मुझे बिहार की याद आ रही थी कि वहाँ भी वो सीटें इतनी लेके आए थे सीमांचल में, लेकिन जब बात बनी तो मालूम पड़ा पूरे के पूरे उनके विधायक टूट करके चले गए आरजेडी के साथ। तो ये राजनीति में आप बनना कुछ और चाहते हैं, बन कुछ और जाते हैं। तो मुझे लगता है ओवैसी के साथ वही हुआ। तेलंगाना के बाहर निकल करके वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, वो ताकत उनकी सिर्फ वहीं तक सीमित रह गई। मुझे याद है यूपी के इस बीच में 2 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, दोनों में उन्होंने खूब जोर लगाया। अल्टीमेटली होता क्या है कि ये बात बिल्कुल आपने सही कही विचित्रमणि जी ने कि बीजेपी के साथ वो कभी जा ही नहीं सकते और उनको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, न बीजेपी को उनको साथ लेने की ज़रूरत है। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर एक दूसरे का पालन पोषण करते हैं, सूट करता है उनको, साथ में जाने का क्या फ़ायदा। अब जैसे मान लीजिए बीजेपी ने एक बड़ी गलती की जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ जाके, वो मानते हैं ना कि वो तो कहते थे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल थे, जब आप 2 विपरीत ध्रुवों को मिलाते हो तो क्या होता है भैया, तो विस्फोट होता है। तो वैसे ही कुछ विस्फोट जो है जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ हुआ, क्योंकि उनको लगा कि नुकसान हो रहा है, तो बाद में उनको हटना पड़ा। तो ये तो बात मतलब संभव ही नहीं है कि ओवैसी और बीजेपी साथ जाए। लेकिन जो कम संख्या में लड़ रहे हैं इसके पीछे मुझे लगता है यही कारण है, क्योंकि ओवैसी को क्या कहा जाता है, हर जगह ये कहा जाता है ना कि वो मुसलमानों के वोटों को काटने के लिए पहुंच जाते हैं, और जब मुसलमानों के वोट कटते हैं, बिखराव होता है, तो उसका फ़ायदा बीजेपी को होता है।
तो इसलिए उनको कहा जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। इसलिए लोग ये भी कहते हैं कि आज तक उनके खिलाफ कोई एजेंसी क्यों नहीं पड़ी है? तो अगर कोई आरोप होगा तो पड़ेगी। अब हो सकता है कि वो पाक साफ हो, उनके महल को लेकर पड़ता है। ये नहीं, ये सवाल मैं हर बार उनसे पूछा हूँ इंटरव्यू। हो सकता है कि पाक साफ हो, उनके ऊपर कोई आरोप ही ना हो, लेकिन उनके भाई के खिलाफ तो मुकदमे वगैरह शायद हुए हैं। वो तो पॉलिटिकल मुकाबला है, वो तो पॉलिटिकल, वो उसके भाषण का, वो तो उसका भाषण ही वैसा है। तो ये अच्छा, ओवीसी तो अभी आए हैं, लेकिन उनके पिताजी जो रहे हैं उनकी भी जो पॉलिटिक्स थी, उनको पॉलिटिक्स को लेकर के उन्होंने कभी अपना दुराव छिपाव नहीं किया, खुल के उन्होंने अपने कार्ड खेले। और ये बात जरूर है कि उनके संबंध सबके साथ अच्छे रहे। ओवैसी के जो पिताजी थे, जो बैरिस्टर सीनियर होते थे, सांसद भी रहे, लंबे समय तक रहे, उनके बहुत अच्छे संबंध थे। उनके बारे में कहा जाता था हैदराबाद में ऐसे कर दे तो रुक जाए पूरा हैदराबाद। लेकिन अब आप ये देखिए ना कि वहाँ पर भी उनकी ताकत कम हो रही है, और अन्य राज्यों में भी जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ उनकी ताकत कम हो रही है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र में वापस आए तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है ओवैसी के साथ, कि जो उनकी ताकत होनी चाहिए थी, जो उम्मीद वो कर रहे थे, क्योंकि औरंगाबाद वो जीते, और औरंगाबाद कोई बहुत बड़े अंतर से नहीं जीते थे, मेरे ख्याल 4 या 4,500 वोट से जीते थे इम्तियाज़ जलील। और वहाँ के समीकरण भी आपने बहुत अच्छे समझाया कि प्रकाश आंबेडकर की जो वंचित बहुजन अघाड़ी थी वीबी, उनके साथ उनका अलायंस था, उस कारण उनको सफलता मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में वो केवल 2 सीट जीत पाए। तो इससे बिल्कुल साफ होता है, एक लोकसभा के अंदर ही 6 से 7 विधानसभा सीटें होती हैं, और आपके पास एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और आप केवल 2 विधानसभा सीट जीत रहे हैं। तो इसी से समझ में आता है कि आपकी ताकत जो वैसी नहीं जैसे कि आप मान करके चल रहे हैं या बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ओवैसी के कम सीटें लड़ने से, जो वही कल सवाल हमने को मनोज प्रकाश जारंगे के बारे में पूछा था कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, तो ओवैसी के कम सीटें लड़ने से यहाँ पर ऐसा लगता है कि महायुद्ध को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने जो अपना विश्लेषण किया, उसमें उन्होंने यही पाया कि कई जगहों पर जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, जैसे मान लीजिए उन्होंने एक लोकसभा सीट का उदाहरण दिया कि उसमें 8 विधानसभा की सीटें हैं, तो 6 विधानसभा सीटों पर तो बीजेपी को बढ़त मिली उस लोकसभा सीट पर। लेकिन 2 जहाँ पर कि मुस्लिम वोट 25 से 30% से भी अधिक थे, मालेगांव तो 30% से अधिक थे, वहाँ पर 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में विधानसभा में इतनी बढ़त मिल गई उनके राइवल कैंडिडेट को कि वो जो 6 की बढ़त थी उसको पूरा उन्होंने ओवरलीड कर दिया। तो ये कारण रहा है उनके हार का, वो मानते कि उनकी सीटें कम होने का ये बड़ा कारण रहा। तो अगर ओवैसी की पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ती, 16 के बजाय जैसे कि पिछली बार उन्होंने, नहीं तो इसमें 16 में से 4 ही एमवीए के खिलाफ है। हाँ, तो यही तो है ना, यही तो कहानी है, स्टोरी है। ये क्या दिखा रहा है? यही दिखा रहा है कि सीधे तौर पर जो समीकरण है और जो ये उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि वो एक बी टीम के तौर पर काम करते हैं, इसको भी वो मिटाना चाहते हैं। ये है। और किंग मेकर वाली बात जाते हैं, मुझे तो उसमें कोई सच्चाई नहीं लगती। देखिए, क्योंकि किसी एक पार्टी को तो वहाँ पर बहुमत मिलना नहीं है। सबसे ज़्यादा सीटें अगर कोई लड़ रही है तो बीजेपी लड़ रही है। 148 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार उतरे हैं, 17 सीटों पर उनके अपने दूसरे सहयोगियों के जरिए उन्होंने उतारे। तो 165 आप मान लीजिए, 148 में भी आप जीतेंगे तो कितना स्ट्राइक रेट आपको चाहिए? मेजोरिटी के मार्क वहाँ पे 145 का है, तो आप 100% तो आपका स्ट्राइक रेट हो ही नहीं सकता। तो बनी सरकार कोलिशन गवर्नमेंट ही, चाहे इधर की बने चाहे उधर की बने। अब उसमें हाँ एक दो सीटें ला करके लोग सोच सकते हैं कि हमें हो जाए, लेकिन उनसे ज़्यादा जो बड़ा रोल होता है वहाँ पर इंडिपेंडेंट का और छोटी पार्टियों का होता है महाराष्ट्र में। तो मुझे लगता नहीं कि इसलिए ओवैसी को लेकर कोई बहुत बड़ा फैक्टर महाराष्ट्र राजनीति में है। हो सकता है कि इंडिपेंडेंट इनसे ज़्यादा सीट पा जाए। हाँ, क्योंकि कई प्रभावशाली हैं। अच्छा, आप चुनाव में महाराष्ट्र जाने वाले हैं? नहीं, अभी तक तो हमारा कोई कार्यक्रम नहीं। आप बाबा? पता नहीं, मैंने पूछा कि अगर आप लोग जाएं तो ओवैसी अगर मिले तो ओवैसी से जरूर पूछिएगा कि अब की बार उनका मजनू कौन होगा। वो खुद ही बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग कब तक कंफ्यूजन में रहेंगे? शो देखते हैं बाबा, उसे बता देंगे देख के। शताब जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है ना कि ये जो महाराष्ट्र में जो 12% मुस्लिम वोट है, ये उसकी लड़ाई है। देखिए, मुस्लिम वोटर वहाँ तीसरे नंबर का वोटर है। सबसे ज़्यादा मराठा वोटर है 25%, दलित हैं 16% और 12% मुस्लिम वोटर हैं। और 10 से 15 एमएलए हमेशा जीतते रहे हैं। पिछली बार भी 10 एमएलए जीते थे, जिसमें 3 कांग्रेस के थे, 2 एनसीपी के थे, 1 शिवसेना का थे, 2 AIMIM के थे और 2 समाजवादी पार्टी के थे। सबसे ज्यादा 1999 में 13 जी एमएलए जीते थे, फिर उसके बाद 10 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो गया। पिछली बार 10 जीते। और 1980 में अंतुले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। हाँ, उसके यार, चीफ मिनिस्टर। तो बेसिकली ये जो खास बात ये है बाबा कि मुंबई में जो है वो 20% मुस्लिम वोटर हैं और 4-5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतता है। जैसे मुम्बरा देवी आप कह सकते हैं, जहाँ अमीन पटेल जीतते हैं। आप मानखुर्द शिवाजी नगर कह सकते हैं, जहाँ से अबू आसिम आज़मी 3 बार से विधायक जीत रहे हैं।
एक भिवंडी की सीट है जहाँ से रईस शेख जीतते हैं। तो ओवैसी ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम जो पॉकेट है, ख़ासतौर पे जो कांग्रेस जीतती रही है, इस बार उन्होंने अपने कैंडिडेट दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस को कोई राहत नहीं दी है। उन्होंने हर जगह अपने कैंडिडेट फंसाए हैं, चाहे वो भिवंडी ईस्ट हो, भिवंडी वेस्ट हो। अबू आसिम के खिलाफ मुझे कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहा है। मैं भी लिस्ट देख रहा था तो अबू आसिम से उनका एक टाई अप रहा है। पिछली बार भी उन्होंने अबू आसिम के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया था। इस बार नवाब मलिक चले गए हैं, अबू आसिम को उन्होंने एक वॉकओवर देने की कोशिश की है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने इम्तियाज के खिलाफ कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया है? नहीं, फिर लड़ाई तो होगी ना। यही तो अबू आसिम ने खेल किया है कि उन्होंने 9 सीटों पे कैंडिडेट दे दिया, अपने को मिलाकर 9 हो गए उनके। तो उन्होंने तो इम्तियाज जलील के खिलाफ कैंडिडेट दिया, उन्होंने इनके जो दूसरे नंबर के नेता हैं उनके खिलाफ भी कैंडिडेट दिया, लेकिन ओवैसी ने अबू आसिम को राहत दी है, उनके खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया है। तो ओवैसी की कोशिश ये है कि जो ये जो 10-12 सीटें हैं उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इसमें खास बात यह है कि मालेगांव की सीट, जैसा कि अभी अखिलेश जी बता रहे थे, देखिए मालेगांव में 65% वोट है मुसलमानों के, वहाँ मुस्लिम ही कैंडिडेट जीतता रहा है। नहीं, लोकसभा, विधानसभा पिछली बार दूल्हे भी एक सीट है। हाँ, दूल्हे भी एक सीट है। तो मालेगांव से पिछली बार AIMIM का ही MLA है। इस बार समाजवादी ने भी वहाँ दिया है औरंगाबाद की 2 सीट है, भाईखला की 1 सीट है, मुंबई की, सोलापुर सिटी की सीट है। सोलापुर सिटी में भी अच्छे वो जो है अच्छी खासी फारूक शाब्दी कैंडिडेट हैं उनके वहाँ से। वहाँ दलित वोटर्स भी अच्छे हैं। भिवंडी पश्चिम से उन्होंने वारिस पठान को दिया है, जो कि उनके नंबर 2 के नेता हैं, उनको वो भिवंडी लाए हैं। हालांकि उनका जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी का भी एक कैंडिडेट आया है और 30% मुस्लिम वोट है। तो जो ओवैसी की जो लड़ाई है वो खास तौर पे वो जो मुस्लिम पॉकेट में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो मेरा अपना आकलन है, मुझे लगता है कि शायद जो 2 विधायक उनके पिछली बार जीते हैं, इस बार उनके लिए टफ हो सकता है। ये 2 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ के जो राजनीतिक समीकरण हैं वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट डालने की वजह से वो राजनीतिक समीकरण काफ़ी वहाँ बिगड़ गए हैं। और उन्होंने अंदर खाने में बातचीत भी की, जिसको समाजवादी पार्टी के एक नेता ने मुझे कन्फर्म भी किया कि उन्होंने काफ़ी फ़ोन किए कि भाई इस पर कोई समझौता हो जाए, लेकिन अबू आसिम कोई समझौता करते हुए दिखाई नहीं दिए। उन्होंने ओवैसी साहब ने MVA को भी लेटर लिखा था कि भाई आप हमको अपने गठबंधन। कांग्रेस इसका खंडन करती है। कांग्रेस ने कहा, MVA ने कहा कि हमारे पास कोई प्रपोजल ओवैसी साहब का नहीं आया है। हालांकि ओवैसी साहब ने कहा था कि उन्होंने 5 सीट की बात कही थी कि 2 हमारे अपने जीते हैं और बाकी जगह लेकिन इम्तियाज जलील ने तो आपको याद होगा कि लेकिन मैं कह रहा हूँ MVA ने इसको इनकार किया है, ऑन रिकॉर्ड इनकार किया। लेकिन इम्तियाज जलील ने कैमरे के सामने कई बार कहा कि आप हमको ले लीजिए। बार बार वो इस बात को कहते रहे, लेकिन उनको कांग्रेस से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाया। तो कुल मिलाकर जो जैसा कि आपने कहा कि ओवैसी की ताकत घट रही है और जिस तरीके से वो उनकी सीटों की संख्या घटी है, पिछली बार वो 2 नंबर पे आए थे, इस बार सिर्फ वो उनके 3 कैंडिडेट मुस्लिम हैं, और लेकिन वो भी उनके 3 कैंडिडेट दलित हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है उनका चुनाव जीतना, क्योंकि वो ऐसे पॉकेट में है कि शायद वो चुनाव ना जीत पाए। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि वो 2 सीटें भी अपनी बचा ले तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, तो ओवैसी फैक्टर की जो बात है कि इनका महाराष्ट्र प्लान है, ये देखिए महाराष्ट्र प्लान, ओवैसी का जो प्लान है वो नेशनल प्लान है, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान है। हमें सिर्फ वो महाराष्ट्र में वो 16 सीट पे लड़ रहे हैं, कितनी जीतेंगे, अगर 2-4 जीत भी जाएंगे तो मैं अखिलेश सर की बात से सहमत हूँ, कोई बहुत बड़े किंग मेकर बनने वाले नहीं हैं। ये मैटर वो नहीं है, एक उनका जो लार्जर प्लान है, और जो मुस्लिम और दलित की बात है उसको उनको पता है अकेले मुसलमान से तो जीत नहीं सकते, साथ में दलित को जोड़ने की बात है। क्योंकि आप देखिए ओवैसी साहब की जो उनकी तकरीरें होती हैं, जिस तरह से बात करते हैं, वो संविधान को बार बार वो कोट करते हैं। खुद बैरिस्टर है, उनके फादर भी बैरिस्टर रहे हैं, और 1984 से तो लगातार हैदराबाद। हाँ, वही कर तो और बेटे भी उनके लॉ पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा क्रिकेटर है, और वो नहीं होता था अजहर के साथ वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। 1984 से मतलब उनके फादर पहले रहे, फिर उसके बाद से वो लगातार जीत रहे हैं, मतलब एक लोकसभा सीट पे उनका कब्जा है। और पिछले कुछ समय से आप देखेंगे तो वो चाह रहे हैं कि अब वो पैन इंडिया, सिर्फ एक हैदराबाद बॉय की इमेज ना रहे, उनको एक नेशनल उस पर देखा जाए। और आप पाएंगे सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं उनके इंटरव्यूज़, और उनके जो दूसरे वीडियोस भी बहुत हिट्स मिलते हैं उनको, लोग देखते हैं उनको। और मुस्लिम समाज में एक तरह का वो एक जो डिस्कोर्स है उसको लेकर के वो कर रहे हैं, जिस पे बहुत बहस हो रही है, अभी भी होती है। वो बहस क्या है? वो बहस ये है कि क्या मुसलमान सिर्फ बीजेपी के डर से वोट करेगा किसी पार्टी को, कि बीजेपी को डरा के सेकुलर पार्टियां जो है वोट ले लेंगी। तो वो ये डिस्कोर्स लेकर के चल रहे हैं। उनका कहना है कि भी मुसलमान अपने लिए वोट करे, इसलिए ना कि बीजेपी के डर से हम कहीं और वोट करें। ये एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के वो लगातार बोल रहे हैं।
और बहुत सारे मुद्दों पर वो सेकुलर पार्टियां, मान लीजिए कांग्रेस या जो दूसरी पार्टियां, कई मुद्दों पे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जैसे बाबा लोकसभा का हालिया चुनाव देखें, मेजर पार्टीज जो हैं सेकुलर पार्टी, आप देखेंगे कि लोकसभा टिकट बंटवारे में मुसलमान प्रत्याशियों की संख्या उन्होंने कम की है, क्योंकि धीरे धीरे उनको लगने लगा कि बीजेपी जिस तरह से पोलराइज करती है चीज़ों को, अगर हम मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे तो मामला हो सकता है गड़बड़। जहां उनको पूरी उम्मीद होती है जीत जाएगा, वहां तो वो देते हैं। आप मुसलमान सांसदों की संख्या में भी गिरावट आई है। मैं इंडियन एक्सप्रेस की एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट थी, उन्होंने तमाम मेजर पार्टीज का दिखाया था कि इस लोकसभा चुनाव में मुसलमान प्रत्याशियों की संख्या कम हुई है। देखिए, एमवीए ने दी है 14 मुसलमानों को, हाँ, यूती ने दिए हैं 7 और एआईएमआईएम ने दिए हैं 12, तो सपा ने 9। हाँ, तो एमवीए मुसलमानों को ही थोड़ा दिया है। तो उसी में से 8 हुआ ना। अच्छा, 8 मुसलमान हैं सपा के। तो बाबा ये जो डिस्कोर्स उनका है ये लंबा है, और इस पे मैंने खुद देखा तमाम जो है मुस्लिम्स को इस बारे में बात करते हुए कि क्या हम सिर्फ वो एक बीजेपी का डर दिखा करके वाली वोटिंग, या हम इंडिपेंडेंट वोट करेंगे, क्या हमारे हक की बात करने वाला, हमारी आवाज़ उठाने वाला क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, हम क्या उस पर बात करेंगे। तो ओवैसी साहब देखिए एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने ही बताया इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, और बोलने का अंदाज बहुत बढ़िया है, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके की बात करते हैं। कई बार आप सुनेंगे आपको लगेगा हाँ बिल्कुल लॉजिकल, और लॉजिक के साथ बात करते हैं। तो वो अपील करता है, जो यंग एजुकेटेड मुस्लिम है उसको ओवैसी साहब कई बार बहुत अपील करते हैं, और धीरे धीरे वो अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये डिस्कोर्स में वो कामयाब होते हैं, और मुस्लिम सिर्फ इस वजह से कि जो एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट, मतलब एक डिस्कोर्स है कि लेकिन पूर्णेंदु जी, यहाँ ये है ना, ये चुनाव है। हाँ। एक बार वोट देके दूसरे बार वोट, तीसरे बार ना मुस्लिम समझ जाता है कि हमारा वोट जो है ना जाया हो रहा है, फिर वो नहीं आता उनके साथ। बिहार में भी वही हालत देखिए, वेस्ट बंगाल में तो लड़े ही नहीं, क्योंकि जब मैं मिला तो बोले कि लैंग्वेज का वो प्रॉब्लम है। वहाँ का बंगाली मुसलमान है भाई साहब, लुंगी पहनने वाला, उनको समझ में नहीं आ रहा हिंदी में भाषण देने में, तो वहाँ से हट गए वो। नहीं, वो बहुत अच्छा किया कि पहले उन्होंने पूरा सर्वे उर्वे किया, उनको लग गया। वो जो आप बिहार की बात कर रहे हैं, सीमांचल की बात कर रहे हैं, वो मैं वहाँ किशनगंज में भी गया, तो आपको मैं बताऊँ कि वो किशनगंज में ठहरे हुए थे, मैं वहाँ भी गया था उनसे मिलने के लिए। वहाँ पे उनको पकड़ थी, लेकिन वो अब दूसरे विधानसभा चुनाव में होगा, अब मुझे मालूम नहीं बाबा। लेकिन मैंने इसीलिए कहा ना, उनको भी ये बात पता है, तो उन्होंने मुस्लिम के साथ एक दलित, क्योंकि दो कम्युनिटीज़ मिल करके, अगर देश में 15% दलित कम्युनिटी है और मुसलमान हैं आपके 14-15%, तो मिला करके आपके 28-29%, और बहुत सारे ऐसी विधानसभा, ऐसी लोकसभा होगी जहां ये दोनों कॉम्बो एक विनिंग कॉम्बो होगा। और इसी तरह की पॉलिटिक्स आपके चंद्रशेखर भी कर रहे हैं। नहीं, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी जो है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि दलित और मुसलमान ही कर रहे हैं। बिहार में उन्होंने जब 2020 का चुनाव विधानसभा का लड़ा था, तो उन्होंने एक बड़ा गठबंधन किया था, जिसमें बीएसपी, इनकी पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये 3 पार्टियां थी। और बिहार में दलित, मुसलमान और कोयरी जो है ओबीसी में यादवों के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, वो 6% से ज्यादा वोट है, आप याद रखिए। और उसने क्या किया कि इनको 5 सीट दिलाने में सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं था, वो सारी चीजें थी, और कई जगह इन्होंने उसमें बीजेपी को हराया। जैसे जो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरे विधानसभा सीट में जो कुशवाहा वोट था, वो कुशवाहा वोट अमूमन भाजपा को जाता है, लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा उधर चले गए थे, और उपेंद्र कुशवाहा बीएसपी और ओवैसी के साथ थे, तो कुशवाहा वोट उधर शिफ्ट हो गया, जिसके कारण बीजेपी के उम्मीदवार को हारना पड़ा, चंद वोटों से हारना पड़ा। और एक चीज़ और भी है कि जो दूसरे दल वाले जो वोट टिकट नहीं दे रहे हैं अब कांग्रेस को, मुसलमानों को, वो बात बिल्कुल सही है कि उनको इससे नहीं मतलब है कि कोई मुसलमान हमारा प्रतिनिधि बनता है कि नहीं बनता है। उनको स्पष्ट है कि उनके लिए जरूरी है कि बीजेपी को दूर रखो। अब बीजेपी को दूर रखने के लिए कोई हिंदू बने या गैर हिंदू बने, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ओवैसी को अब ज्यादा कठिन चुनौती का सामना आने वाले चुनाव में और ज्यादा करना पड़ेगा। मेरी बात यही है, ओवैसी साहब का जो वो है कि ये एक देखिए लंबा डिस्कोर्स है। वो यही तो कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंटली वोट करो, सिर्फ बीजेपी के डर से कब तक वोट करोगे। ये पार्टियां आपको यूज करती हैं, वो यही तो टारगेट करते हैं कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ये आपको यूज कर रही हैं। ये सिर्फ
बीजेपी को हराने के लिए आपका नहीं, use इसी करते इसी हैं, पे मैं ये बात जरूर है। कहूंगा कि देखिए, जैसे अभी देवेंद्र फडणवीस बार बार कहते हैं कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद हुआ, जिसका उदाहरण अखिलेश जी दे रहे थे कि 6 सीटों पे भाजपा जीतती आई और जैसे ही मालेगांव की सीट खुली तो उसकी 60,000 की लीड पीछे हो गई, वहाँ 80,000 वोट मिला। तो वोट जिहाद किसके पक्ष में हुआ, जैसा कि वो कहते हैं, तो वो शिवसेना के पक्ष में हुआ। लेकिन उद्धव ठाकरे टिकट देने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने सिर्फ एक मुस्लिम टिकट दिया है, वो भी वारसोवा एक विधानसभा है जहाँ पे 40% मुसलमान है, मुस्लिम सीट है। उन्होंने सिर्फ एक टिकट दिया पूरे विधानसभा को लेकर। तो जैसा आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वोट तो कांग्रेस को भी चाहिए, शिवसेना को भी चाहिए, लेकिन उनको मालूम है कि मुस्लिम पूरे देश में उनको मालूम है मुसलमान कहाँ जाएगा। वो भाजपा को हराने के नाम पर वो वोट कर देगा, चाहे उसको नहीं फर्क पड़ता है कि वहाँ ब्राह्मण उम्मीदवार है, ठाकुर उम्मीदवार है या दलित उम्मीदवार है, उसको दिखता है कि भाजपा को हराना है। तो ये जो डिस्कोर्स बदलने की बात वो वैसे ही कर रहे हैं, ये इसमें कितने कामयाब होंगे इसमें बड़ा संदेह है, कि कोई लगता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सीटें जीत एक पाएंगे। चीज इसमें मैं इसमें पूर्णेंदु ने बहुत ही बढ़िया एक मुद्दा उठाया। मुझे लगता है कि ये एक अलग भी हमारा कैफे का टॉपिक हो सकता है। वो ये कि मुस्लिम जो हैं देश के, क्या उनको अपनी एक आवाज़ चाहिए? और ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा होती आई है। मुस्लिम समाज के भीतर से इस पर सवाल उठता है। और चूंकि वैक्यूम था, वैक्यूम इसलिए था क्योंकि जो नेशनल पार्टीज है या रीजनल पार्टीज है उन्होंने तो के लिए अपना कॉम्बिनेशन बना लिया, एमआई कॉम्बिनेशन बना लिया, या कांग्रेस ने बोला मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित इनको जोड़ लिया, करते थे पहले ज़माने में, तो वो करते थे। लेकिन मुस्लिम को आप जोड़ के साथ में चलते थे। ओवैसी ने यह कहा कि नहीं, मुसलमानों की अपनी एक अलग आवाज़ होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर तो हमने देखा कि इस तरह के प्रयोग भी हुए। एक वो पीस पार्टी बनी थी जिसका ये काम यही था कि वो चाह रहे थे कि जो पसमानदा हैं मुसलमानों में उनको साथ में लाया जाए, डॉक्टर अयूब। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि मुसलमान भी जब वोट डालने जाता है तो वो ये देखता है, जो कि मुद्दा बात हुई भी थी, कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, बीजेपी को पावर में आने से कौन रोक सकता है। तो उसके आधार पर जब वोट देंगे तो ये फिर बड़ी पार्टियों का इसका फायदा मिलता है। लेकिन जब वो ये देख के वोट देने लगे कि हमारा भला कौन कर सकता है, क्योंकि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, यूपीए के ज़माने में सच्चर कमेटी बनी थी, जो ये साफ तौर पर दिखाती है कि मुसलमानों की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है आज़ादी के बाद। तो उनकी हालत अगर सुधारनी है तो केवल उनको जीतने के नाम पर या इस नाम पर कि उनको कंसोलिडेशन हम कर सकें, उसके आधार पर अगर आप टिकट देंगे तो फिर यही हाल होगा। और ओवैसी जो एक तरह से खुल कर के मुस्लिम राजनीति करते हैं, अगर उनकी पार्टी सिकुड़ रही है, श्रिंक कर रही है, तो ये भी एक दूसरा पक्ष दिखाता है कि किस तरह से जो मुस्लिम राजनीति जो होनी चाहिए थी, जो सोच रहे होंगे ओवैसी की होगी, वैसी हो नहीं पा रही है। ठीक है, ओवैसी से एक चीज बाबा ये बताइए, आपने बताया कि एमबीए ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है? 11। एमबीए ने 11। एमबीए अगर एमबीए ने 14, यूटी ने 7, हाँ, और ओवैसी ने 12। ठीक है, एमबीए ने दिया है 14। वहाँ पर अगर 12% आबादी है मुसलमानों की, तो कम से कम 35 सीट पर तो लड़ाना चाहिए था। लेकिन वही बात है कि मुसलमानों को हर कोई टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर सेकुलर पार्टियों ने को भी ये लगता है कि चलो भाई देखो, तुमको जो है बीजेपी से लड़ना है तो हम जिसको भी लड़ा दें, और मुसलमान उसी टाइप पर वोट कर ही रहे हैं। ये भी बात सही है। नहीं तो वो सवाल नहीं खड़ा करते हैं आम मुसलमान कि भाई हमको 14 ही क्यों, जब हमारी आबादी 35 सीटें तो मिनिमम मिले। 12 अगर 12% हैं और 288 का विधानसभा है तो 35 सीटें मिले। वहीं आप पूरे देश में देखिए तो मुसलमानों को पहले हाउस में पहुंचना तो बात की चीज़ है, पहले टिकट मिले। जैसे महिलाओं की स्थिति है, वही मुसलमानों की स्थिति होती जा रही है। आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ, आपने सही याद दिला दिया कि अभी तक सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है ना एमएलए 13 हुए हैं। 1999 में वो 5% से भी कम है। जो सीटों की संख्या है ना 260, उसके 5% से भी आने भाई, इससे तो यही तो कहा कि ये तो सबसे मैक्सिमम। नहीं, आप इसमें ज़्यादा दूर मत जाइए ना। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए। समाजवादी पार्टी जो कि मुलायम सिंह की ज़माने से एमवाई समीकरण को लेकर आगे चलती थी, वहाँ पे आजम खान से पूछ लीजिए, वो खुद इस बात की शिकायत करते थे कि जब टिकट बंटने हो, जब कोई जिम्मेदारी देनी हो, तो आप देख लीजिए आज भी जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर कितने रिश्तेदारों को टिकट दिए हैं, और लोकसभा चुनाव में कितने रिश्तेदारों को टिकट दिए। तो वो तो पूरे एक परिवार के नाम पर ही अगर आप पूरी पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो वो बाकियों को, मुसलमानों को आप कहाँ दे रहे हो नुमाइंदगी? कम से कम सपा दे तो रही है, भाजपा तो दे ही नहीं रही है। वो तो 80 और 20 की बात करते खुल के कि हमको 80 चाहिए, 20 चाहिए ही नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा था कि जो ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में आके किया, वो अखिलेश अब बदला ले रहा है। अखिलेश का महाराष्ट्र में जाके ये कहना कि 8 या 9 या 12 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, ये दरअसल पूरा का पूरा लड़ाई इस बात की मुसलमानों का नेता कौन है, मुसलमानों की कौन सी पार्टी में ज़्यादा
घुसपैठ है। ये मतलब खेल जीते कि नहीं, खेल बिगाड़ने वाला ले खेल। रही थी उस पर कांग्रेस मजे ले रही थी। इसमें लेकिन एक चीज़ और जब आपने विचित्र जी ने कही और अखिलेश जी ने उसको एंडोर्स किया, मैं वहाँ डिफर करता हूँ, क्योंकि ये बात इसमें रिकॉर्ड पे आ गई है, तो मैं अपनी बात भी रिकॉर्ड पे ले आऊँ। आज के देश में, इस देश की राजनीति में कोई भी किसी के साथ गठबंधन कर सकता है। जब मायावती और मुलायम सिंह एक हो सकते हैं, जब नीतीश और लालू एक हो सकते हैं, जब शिवसेना और कांग्रेस एक हो सकते हैं, तो ओवैसी, पीडीपी और बीजेपी एक हो सकते हैं, तो ओवैसी और बीजेपी भी एक हो सकते हैं। मैंने इशारा भी किया कि आजकल सपोर्ट देने के तरीके बहुत हो चुके हैं, आपको सदन से केवल बाहर रहना पड़ता है। तो थंबनेल क्या ये होगा क्या कि ओवैसी चुनाव के बाद देंगे बीजेपी को समर्थन? आप ये कहना चाह रहे हैं? ओवैसी से कई बार मैंने पूछा कि भाई आप बीजेपी और कांग्रेस एक नहीं हो सकते। बीजेपी और कांग्रेस नहीं इतने होगी, सब नहीं तो कई केवल छोटे BJP उसमें होते हैं वो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में किसी को बाहर रखना हो तो अंदर हाथ। तो ओवैसी से बहुत बार मैंने ये बात पूछा जो आप लोगों ने कहा, और बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई वो आप बीजेपी की बी टीम है और आपके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो उनका एक ही कहना है कि यहाँ के संविधान ने मुझे हक दिया है लड़ने का, और मैं क्या अपनी पार्टी एक्सपेंड नहीं करूंगी, ना करूं क्या? और ये उनका लॉजिक हमेशा से रहता है। बाबा ये भले ही प्रयोग वो हार रहे हो, लेकिन वो बंदा जो बाबा ये प्रयोग जो अभी जो बात हो रही थी, जैसे पिछली बार इम्तियाज अली साहब का ही कोट है कि पिछली बार वो जैसे अखिलेश सर ने बताया कि अघाड़ी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ है, वो एक सीट आ गए, ठीक है, एक बार एक सीट जीत भी, एक बार अघाड़ी की वजह से, बीबीए की वजह से, एक बार शिवसेना बीजेपी के दोनों कैंडिडेट थे, उनको 20-20% मिला, उसकी वजह से इनको मुस्लिम, और चूंकि पिछली बार भी दलितों ने वोट किया था, 32% वोट, केवल 32% पाके जीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलमानों का सपोर्ट उनको मिल रहा है, अगर वो इस तरह के अलायंसेस लेके चलते हैं, जैसे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी या दूसरे अन्य कोई मराठा जो जरांगे पाटिल, अगर वो ये 3-4 लोग मिलके अगर कुछ करते तो एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। यूपी में अगर वो बसपा या किसी के साथ करते तो उसी की बात यूपी में जब आए तो ओवैसी लड़ने, तो याद करिए राजभर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि साथ लड़ूंगा। फिर चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ से कहा कि हम भी साथ आना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद मिले, मैं जानता हूँ किसके जरिए मिले और कहाँ मिले, उसमें मैं भी एक छोटा सा भूमिका मेरी थी कि वो बताने की मीटिंग कहाँ चल रही है। तो मतलब उस एक चैनल का प्रोग्राम था, वहाँ पे एक नेता आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कितने बजे आएंगे, मैं हाँ आ सकता हूँ क्या, तो हाँ आप आ जाइए। तो वो बगैर बुलाए उस प्रोग्राम में चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंच गए कि वो ओवैसी के साथ 2 मिनट का मुलाकात हो सके और कुछ वो बात कर सके। ये अलग बात है कि ओवैसी साहब ने उनको भाव नहीं दिया, उन्होंने भरपूर प्रयास किया। तो ये अलायंसेस करने पड़ेंगे छोटी पार्टियों को, या तो अपने क्षेत्र में सीमित रहो, जैसे कि वो हैदराबाद तक थे तब तक ठीक था, लेकिन अगर राष्ट्रीय आप आना चाहते हैं तो बिहार आएंगे तो आपको आरजेडी भी चाहिए, आपको कुशवाहा भी चाहिए, आपको कौन कौन साथियाँ चाहिए। तो अगर आप अखिलेश यादव अगर वहाँ जा रहे हैं, अखिलेश क्यों बोलते रहे कि भाई हमको महाअघाड़ी से गठबंधन करना है, हमको 2 या 3 या 5 सीटें चाहिए अघाड़ी में साथ मिलके, लेकिन जब नहीं मिला तब अकेले लड़ रहे हैं ना। और अब अकेले लड़ने में पता लग जाएगा कौन ज़्यादा ताकतवर है, अखिलेश है या ओवैसी है। ये बाबा की डायरी फिर से देखो खुली है, कुछ निकला, का कुछ पिटारे में पर्चा से। निकला। फिर कुछ निकला है। मैं इसलिए कह रहा था वही खाता कि उनमें पोटेंशियल है, क्योंकि आप देखें महाराष्ट्र का जो एक हिस्सा है ना, वो निजाम के हिस्से से लगता है। तो वो धूले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, मालेगांव जिसको आज का अहिल्या नगर ये सब कहा नाम गया, चेंज कर दिया हाँ नाम, तो ये सारे इलाके हैं जहाँ पोटेंशियल है। अब उनको सही कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे कि वो, मैं दरअसल वो ढूंढ रहा था कि आप लोगों ने जरांगे का पाटिल का नाम लिया था, जरांगे पाटिल भी तो उनसे मिले ना, एक मुस्लिम नेता, नहीं वो मुस्लिम नेता से मिले थे ना, नोमानी से, हाँ। लेकिन बात नहीं हो पाई। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो करना ही है। बोलिए दर्शकों से अपील है, एक्चुअली सुबह पहले करना चाहिए था, अभी फिर करिए। दर्शकों से अपील है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, क्योंकि ये इलेक्शन कैफ़े इस चुनावी सीजन में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो है, और इतने एक्सपर्ट, इतना ज्ञान इसी शो में मिल सकता है। नहीं, एक चीज़ और भी कहना है कि हमारे जो सूत्रधार हैं, ये आप लोगों से शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट देने के लिए कहने में बहुत शर्माते हैं। आप इनकी तरह कभी मत शर्माइएगा। आप शर्माएंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। अब शर्माने का कारण किसी और दिन बताऊंगा। धन्यवाद।